Move on to question number 103. Right, so welcome all of you, and let us continue with the MCQs on financial derivatives. Now, this particular lecture is basically a revision of all we have done in our previous lectures. Right, so let's do a brief recap using these MCQs. Now, let us move to question number 103. So, listen carefully. Question number 103. One advantage of using swaps to eliminate interest rate risks is that swaps are less costly than rearranging balance sheets. Remember, whenever you are rearranging balance sheets, it takes a bit amount of costs, और swaps में ये advantage है कि interest rate risk को eliminate करते हुए भी these are very less costly as compared to the rearrangement of balance sheets, right? Number 104. Advantage of using swaps to hedge interest rate risks is that swaps can be written for long horizons. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें ये जो लिखा है swaps are not subject to default risk. swaps में default risk का पूरा चांस रहता है. दे लैक लिक्विडिटी. ये स्वैप्स की डिसएडवांटेजेस हैं. स्वैप्स लैक लिक्विडिटी, उसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क भी रहता है. स्वैप में देयर इज अ डिफॉल्ट रिस्क फ्रॉम काउंटर पार्टी, राइट. अपोजिट जो पार्टी है, काउंटर पार्टी रिस्क भी रहता है, वो डिफॉल्ट कर देती है पेमेंट्स के अंदर. नाउ दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ स्वैप्स. तो यहां पे लिखा है आर मोर लिक्विड, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दे आर नॉट सब्जेक्ट टू डिफॉल्ट रिस्क, ये भी बिल्कुल गलत है. उसमें बिल्कुल डिफॉल्ट रिस्क रहता है तब तक जब तक कि कोई इंटरमीडियरी बैंक ना आ जाए. अगर इंटरमीडियरी बैंक आकर स्वैप को जनरेट करता है तब तो डिफॉल्ट रिस्क का चांस कम हो जाता है, बिकॉज देयर इज एन इंटरमीडियरी who is basically taking the guarantee. तब तक तो swap सक्सेसफुल हो जाता है. बट इफ देर इज नो इंटरमीडियरी और इफ देर इज नो बैंक इन्वॉल्व इन अ स्वैप, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट रिस्क. तो अगेन आई एम्फेसाइज कि आप लोग हमारे फुल कोर्स वीडियोस जरूर देखिएगा ऑन स्वैप्स टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट्स ऑफ इंटरमीडियरीज. वहां पे कई क्वेश्चंस हमने कराए हैं जहां पर इंटरमीडियरीज के थ्रू स्वैप को कंडक्ट कराया हुआ है, राइट. दो पार्टीज में करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स कंडक्ट हुए हैं. सो देयर इज अ चांस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क. स्वैप्स लैक लिक्विडिटी बट दे कैन बी रिटन फॉर लॉन्ग हॉराइजंस. ये एक अच्छा इसका एडवांटेज है. हॉराइजंस का मतलब होता है फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट. सो दैट्स एन एडवांटेज. पहला तो है लेस कॉस्टली, देन नेक्स्ट इज दे कैन बी कंडक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम हॉराइजंस. The disadvantage of swaps is that they lack liquidity. बिल्कुल ठीक है. Are difficult to arrange for a counter party, right? कई बार आपको काउंटर पार्टी ढूंढने में भी मुश्किल आ जाती है. Suffer from default risk. तीनों ही हैं. So we are going to tick 105 because all of these are disadvantages, right? So remember the disadvantages of swaps. ये तीनों ही आ रही हैं. And probably these are the best MCQs जिनकी हेल्प से आप फ्यूचर्स, फॉरवर्ड ऑप्शंस और स्वैप्स के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर लेंगे. 106 says that a disadvantage of using swap to control interest rate risk is that swaps cannot be written for long horizons. तो long horizons के लिए हो सकते हैं. swaps are more expensive. नहीं, swaps are less costly. Swaps like forwards lack liquidity. यही एक डिसएडवांटेज है. अदरवाइज आप देखिए टाइम होराइजंस तो इसके अंदर लॉन्ग हो सकता है. इनफैक्ट दे आर लेस कॉस्टली. ये अभी आपको बताया ही था. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. सी, दे आर लेस कॉस्टली देन रीअरेंजिंग बैलेंस शीट्स. लॉन्ग टाइम होराइजंस के लिए भी स्वैप्स बनाए जाते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज है दे लैक लिक्विडिटी. they have this default risk and they are difficult to arrange, counterparty, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें.
तो स्वैप्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स लैक लिक्विडिटी. 107. The problem of default risk and finding counterparties for interest rate swaps have been reduced by government regulation, complex contracts, commercial and investment banks serving as intermediaries, all of the above, both B and C of the above. No, complex contracts लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी नहीं पड़ता, ये केवल इंटरमीडियरीज से फर्क पड़ता है. So whenever investment banks or commercial banks, they serve as intermediaries, उनकी हेल्प से आप डिफॉल्ट रिस्क और काउंटर पार्टीज की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. ये अभी आपको बताया भी था. अगेन टू गिव यू अ रीकैप कि डिफॉल्ट रिस्क कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग इंटरमीडियरी एज बैंक्स. और तब हमने आपको रेफरेंस भी दिया था कि यू कैन ऑलवेज वॉच द फुल कोर्स वीडियोस ऑन स्वैप्स, जहां पर इंटरमीडियरी बैंक्स स्वैप्स को कंडक्ट करवा रहे हैं इन अ वेरी एफिशिएंट एंड एन इफेक्टिव मैनर. तो यही चीज को इस एमसीक्यू के थ्रू बताया गया है कि प्रॉब्लम ऑफ डिफॉल्ट रिस्क एंड काउंटर पार्टीज दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक सर्विंग एज इंटरमीडियरीज. नंबर 108, फिल इन द ब्लैंक है. रिस्क इज अ लॉस विच में अकर फ्रॉम द फेलियर of another party to perform according to the terms of a contract. अब ये ध्यान रखिएगा, ये एक सबसे बड़ा रिस्क होता है जिसको बोला जाता है क्रेडिट रिस्क, राइट. सो क्रेडिट, ये क्रेडिट का जो खेल है, दिस इज जनरली अकरिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ अनदर पार्टी टू परफॉर्म. तो पार्टीज कई बार परफॉर्म नहीं कर पाती हैं एज फार एज क्रेडिट्स आर कंसर्न. सो देयर इज अ kind of a loss which is called as credit loss. Credit risk is there from the failure of another party to perform according to the terms of a contract. Next, moving on to 109. Now 109 says financial derivatives include, आपको बताया था ये एक तरह से आज रिवीजन एक्सरसाइज है. स्टॉक्स होते नहीं, राइट, बॉन्ड्स होते नहीं है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, दे आर ऑलवेज फ्यूचर्स. तो आपको बताया था 4 तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आप लोगों ने अब तक पढ़े हैं: फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स. तो फ्यूचर इज देयर, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ऑल्दो the financial instruments, financial derivatives like futures, options, they derive their value on the basis of underlying assets like stocks और bonds. लेकिन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में फ्यूचर आता है, स्टॉक्स और बॉन्ड नहीं आते हैं. ओके, now let us see the next one. और इसमें जो क्वेश्चन है by hedging a portfolio a manager reduces इंटरेस्ट रेट रिस्क. ये आप लोगों ने देखा भी है कि हेजिंग की हेल्प से क्या होता है. हेजिंग का जो पर्पस है वही ध्यान रखिएगा. इट इज यूज्ड टू रिड्यूस इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंक्रीज नहीं करता रिस्क को, ना इंक्रीज करता एक्सचेंज रेट रिस्क को. रिस्क की इंक्रीज करना हो तो हेजिंग क्यों करेंगे. सो हेजिंग इज डन टू रिड्यूस द रिस्क, नॉट टू इंक्रीज द रिस्क. ये आपको पहले ही बताया गया है. हेजिंग का मतलब ही होता है इट्स अ प्रोसेस विच रिड्यूसेस द रिस्क. लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बताया गया. लॉन्ग मतलब यू बाय सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर, और शॉर्ट होता है इसका अपोजिट. शॉर्ट मतलब यू सेल सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर. लॉन्ग यू बाय सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर, शॉर्ट यू सेल सिक्योरिटीज इन द फ्यूचर. द डिसएडवांटेज ऑफ स्वैप्स, ये अब तक आपको याद ही हो गए होंगे. क्या डिसएडवांटेज है स्वैप का. इट लैक्स लिक्विडिटी, करेक्ट. सफर फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, दोनों ही इसके डिसएडवांटेजेस हैं. एक और है टू अरेंज काउंटर पार्टी, तो वो भी एक रिस्क है इसके अंदर जो कि आपने पहले भी पढ़ा था. नंबर 113, हेजिंग बाय बाइंग एन ऑप्शन, रिमेंबर इट लिमिट्स लॉसेस. लॉसेस कम होते हैं, गेन्स आर नॉट लिमिटेड. फ्यूचर से तो आपके लॉसेस भी लिमिट होते हैं, और जो आपकी अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट है वो भी लिमिट हो जाती है.
लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर गेन्स फ्यूचर्स में, अगर आप फ्यूचर्स के थ्रू हेजिंग करते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर केवल लॉसेस लिमिटेड होते हैं, गेन्स नहीं लिमिटेड होते, गेन्स आर अनलिमिटेड. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बाइंग एन ऑप्शन. नंबर 114, all other things held constant premium and options will increase when exercise price increases. आपको बताया था एक्सरसाइज प्राइस इंक्रीज होने से बल्कि डिफरेंस कम हो जाता है, तो प्रीमियम नहीं होगा कम, राइट? प्रीमियम बल्कि उससे कम हो जाता है, तो प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, तो एक्सरसाइज प्राइस से नहीं है. वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स फेल्स नहीं है, इट इज फॉल्स. लेकिन अगर वोलेटिलिटी कम होगी तो ऑप्शन प्राइस विल ऑल्सो डिक्रीज, तो वो भी नहीं होगा. टर्म टू मैच्योरिटी इंक्रीजेज, ये आपको बताया था, टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो इंक्रीज होता है, वोलेटिलिटी ये भी इंक्रीज होती है, या स्पॉट प्राइस अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है वो भी इंक्रीज होती है, तो आपकी जो ऑप्शन प्राइस है वो भी इंक्रीज होगी. तो term to maturity यानी time of maturity increases, the option will increase. An option that allows the owner to sell an asset at a future date, you know it is called a put option. Put option का मतलब ही होता है right to sell, that is the put option. Number 116, composite value of traded stocks groups of secondary market is classified as stock market index. ये ध्यान रखिएगा, composite value of traded stocks group of secondary market is always called as stock market index. stock index नहीं, stock index बड़ा close था, but it is always stock market index. ये आपको एक proper आंसर याद रखना है. fill in the blank is the minimum amount विच मस्ट रिमेन इन अ मार्जिन अकाउंट. जब भी आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो एक मिनिमम मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, उसको बोला जाता है इनिशियल मार्जिन, राइट? दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल मार्जिन. और कोई भी वैसे भी आप कोई भी एसेट बाय या कोई भी सेल कर रहे हैं, शॉर्ट सेल भी कर रहे हैं, सो यू मस्ट हैव सम इनिशियल मार्जिन. ये वेरिएशन मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन नहीं. In order to start, the minimum amount which you must have in a margin account is called as initial margin. ये term आपको ध्यान रखना है. Next, the number of future contract outstanding is called. अब ये term आप लोगों को पहले भी बताया था, future contract outstanding, right? There is a term for that which is called as liquidity, right? open interest में होता है, और outstanding जब number of future contracts जहां तक हैं, तो that is indicating the liquidity of the contracts. वो float नहीं होता, volume नहीं होता, turnover नहीं होता. the number of future contracts outstanding denotes the liquidity. the amount paid for an option is called as the premium. ये कई बार बोला भी हुआ है. स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये वो रेट है जिस पर वो सौदा बन रहा है. डिस्काउंट एंड यील्ड आर आल्सो डिफरेंट. अमाउंट पेड फॉर एन ऑप्शन इज कॉल्ड एज द प्रीमियम. जो होल्डर देता है, राइट? होल्डर और राइटर, सॉरी, होल्डर और बायर वो तो देगा, होल्डर और बायर ये देगा. किसको देता है? प्रीमियम. ये अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, ये देता है राइटर को या सेलर को. 120, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोर सक्सेसफुल देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज दे आर मोर लिक्विड, राइट? डिफॉल्ट रिस्क तो फॉरवर्ड में ही ज्यादा होता है, फॉरवर्ड ही लेस लिक्विड होते हैं. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों सक्सेसफुल हैं? बिकॉज दे आर मोर लिक्विड. ये बताया था, इसके अंदर इतने कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग भी रख सकते हैं. दे इंक्रीजेस द लिक्विडिटी ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्यूचर्स के अंदर. दूसरा, उनमें डिफॉल्ट रिस्क भी कम होता है. दे आर रेगुलराइज्ड, दे आर ट्रेडेड इन द लीगल मार्केट, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. एंड लिक्विडिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट जिसकी वजह से फ्यूचर्स आर हाईली सक्सेसफुल एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. फॉरवर्ड के अंदर आप कोई ओपन
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, यू हैव टू मेक दी ओपन, यू हैव टू क्लोज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और आउटस्टैंडिंग जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता फॉरवर्ड्स में। द पे ऑफ्स फॉर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लिंक टू, ये पहला ही क्वेश्चन था, इट इज ऑलवेज लिंक टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। ऐसा कोई फाइनेंशियल डेरिवेटिव नहीं है जो उनके ऊपर बेस्ड होगा उन सिक्योरिटीज पर जिनको फ्यूचर में इशू किया जाएगा, नो, दे आर ऑलवेज लिंक टू प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विद इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क का चांस है, लैक ऑफ लिक्विडिटी भी होती है, फाइंडिंग अ काउंटर पार्टी ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कौन सी प्रॉब्लम नहीं है? लो इंटरेस्ट रेट, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। बाकी इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहां पर डिफॉल्ट रिस्क भी रहता है, यहां पर लैक ऑफ लिक्विडिटी भी है in forward contracts, that's why they hold so many disadvantages, and finding a counterparty, ये भी आप लोगों को बताया था, ये सारे disadvantages हैं। तो फिर advantage क्या है इसके थ्रू और बता देते हैं। they are easy to make these contracts, they are very customized, कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है कि आपको 500 का ही लॉट साइज में फॉरवर्ड की ट्रेडिंग करनी है या 10,000 की या 50,000 की, right? And although they are not regularized in markets, in stock markets, but they are very easy to make, they are highly customized and they are very flexible. ये advantages हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, और इसमें ये इंटरेस्ट रेट लो होना ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। So we come to an end of this particular slide as well as today's lecture, and we will continue with some more slides of financial derivatives and some more interesting questions, MCQs of financial derivatives in the next class.